की आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 8 का पाठ 12 प्रकाश एवं प्रकाशिक यंत्र का अध्ययन करेंगे। इस पाठ को हम 3 भागों में पढ़ेंगे और आज पहले भाग में हम प्रकाश का अपवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज पाठ शुरू करने से पहले हम यह देख लेते हैं कि आज के भाग में हम क्या-क्या अध्ययन करेंगे। आज हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, अपवर्तन का सत्यापन एक कांच के गुटके के द्वारा करेंगे। अपवर्तन के क्या नियम है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अपवर्तन पर निर्भर कुछ सामान्य घटनाएं जैसे कि पानी में पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, तालाब की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम क्यों प्रतीत होती है, व तारों का टिमटिमाना। इन घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे कि ये किस वजह से होती हैं, इनका कारण क्या है। तो हम शुरू करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन। बच्चों, हमें ज्ञात है कि किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश का गमन एक सरल रेखा में होता है, जो कि आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। आइए इसका पता लगाते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश के गमन पथ पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक सिक्का एक खाली कप में लीजिए। तो ये एक खाली कप है, इसमें हमने एक सिक्का डाला और सिक्के सहित कप को मेज पर रखा और सिक्के को हम देखते हैं। सिक्के को देखते हुए अपने आप को कटोरे से तब तक दूर ले जाएं जब तक सिक्का आपकी आंख से ओझल ना हो जाए, आपको दिखना बंद ना हो जाए। तो देखिए, ये सिक्का इधर रखा है और हमने इसको इस तरह से खिसकाया कि ये हमें आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। अपने किसी मित्र से कप में तब तक पानी डालने को कहें जब तक आपको इसी स्थिति में सिक्का दिखाई देने ना लगे। तो जब हम इसमें पानी डालेंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि हमें यह सिक्का दिखाई देने लगता है। तो कप में पर्याप्त पानी डालने पर सिक्का क्यों दिखाई देने लगता है? क्या आप इसका कारण जानते हैं? तो चलिए चर्चा करते हैं। प्रारंभ में सिक्के से आने वाली प्रकाश की किरणें हमारे नेत्र तक नहीं पहुंच रही थी और जब हमने कप में पानी डाला तो सिक्के से आने वाली प्रकाश की किरणें पानी के पृष्ठ से मुड़कर तथा जल से वायु में आकर अलग सरल रेखी पथ पर गमन करती हैं। जब यह पानी के पृष्ठ से वायु में आई तो उनकी दिशा बदल गई और वह हमारी नेत्रों को दिखने लगी। वायु से आने वाली ये प्रकाश की किरणें हमारे नेत्रों तक पहुंचती है तथा सिक्का पुनः दिखाई देने लगता है। किंतु सिक्का कप के पैने के कुछ ऊपर दिखाई देता है। इसका क्या कारण है? वायु से आने वाली प्रकाश की किरणें हमारे नेत्रों तक पहुंचती हैं तथा सिक्का पुनः दिखाई देने लगता है, किंतु सिक्का कप के पैंदे से कुछ ऊपर दिखाई देता है। इसका उपयुक्त क्रियाकलाप से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश की किरणें जब एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती हैं तो वो अपने पूर्व पारदर्शी माध्यम के सरल रेखी पथ पर गमन नहीं करती, बल्कि अपने पूर्व मार्ग से दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर मुड़ जाती हैं। इस प्रकार दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश के गति की दिशा में परिवर्तन हो जाता है और इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो हम आशा करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। प्रकाश का अपवर्तन, चलिए इसको कुछ शब्दों में परिभाषित करते हैं। प्रकाश की किरण जब एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में
तिरछा प्रवेश करती हैं तो वह दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ से मुड़ जाती हैं और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दोनों पारदर्शी माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर आपतन बिंदु के लंब रेखा को आपतन बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। तो यह देखिए, ये पृष्ठ जो है दोनों माध्यमों को अलग कर रहा है। तो यहाँ पर यदि कोई किरण गिरती है तो इसका जो बिंदु है इस पर हम एक अभिलंब डाल देते हैं। अभिलंब का मतलब होता है 90 डिग्री का एक कोण वाली सीधी लाइन। तो जब हम इस पे एक अभिलंब डाल देते हैं तो ये जो बिंदु है, ये जो लाइन है, ये अभिलंब है। पारदर्शी माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ की तरफ आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो देखिए, ये जो किरण गिर रही है इसको हम आपतित किरण कहते हैं और दूसरे माध्यम के इस पृष्ठ से दूर जाने वाली किरण को, प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। जब ये माध्यम इसका परिवर्तित हुआ तो यह अपने पथ से सीधी ना जाकर थोड़ा सा विचलित हो जाती है और इस किरण को हम अपवर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, तो इसके बीच में ये जो कोण बनता है इसे हम आपतन कोण कहते हैं तथा अपवर्तित किरण व अभिलंब के बीच में बने हुए कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। प्रयोग द्वारा यह देखा गया है कि जब प्रकाश की किरण प्रकाशतः सघन माध्यम से प्रकाशतः विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि सघन और विरल माध्यम क्या है। बच्चों, आपने पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा होगा, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में उसके अणु पास पास होते हैं, जबकि द्रव में ठोस की अपेक्षा उनके अणु थोड़े से दूर दूर होते हैं और गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। तो जिसमें अणु पास होते हैं वो सघन माध्यम होता है और जिस पदार्थ के अणु दूर होते हैं वह विरल माध्यम होता है। यदि ठोस और द्रव में देखा जाएगा तो ठोस सघन है व द्रव विरल माध्यम है। इसी प्रकार से यदि द्रव और गैस में देखा जाएगा तो द्रव सघन माध्यम है और गैस विरल माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट जाती है। इसी प्रकार जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यह देखिए, ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है तो ये अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट गई है और यदि ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है तो ये सीधे मार्ग पर ना जाकर अभिलंब की तरफ मुड़ गई है। अपवर्तन का सत्यापन हम इसको एक प्रयोग के द्वारा समझेंगे, कांच के गुटके के द्वारा। तो इसके लिए आवश्यक सामग्री है कांच का गुटका, ड्राइंग बोर्ड, कागज तथा कुछ ड्राइंग बोर्ड पिन तथा आल पिन। तो इनको हम पहले चित्र में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम इसको समझेंगे। पिनों की सहायता से कागज को ड्राइंग बोर्ड पर लगा लेंगे और कागज के मध्य में कांच का गुटका रखकर इसकी सीमा के चारों ओर A, B, C, D बनाएंगे। गुटके के AB फलक की ओर 2 पिन P और Q सीधी रेखा पर चित्र के अनुसार लगाएंगे। ये गुटका है, इसके AB फलक पर हमने 2 पिन लगाई A और B और गुटके के दूसरे फलक पर CD की ओर 2 पिन PQ प्रतिबिंबों को देखें। गुटके के ये जो दूसरा फलक है तो यहां से हम, क्योंकि ये कांच का पारदर्शी गुटका है, हम इस पिन के प्रतिबिंबों को यहां से देखेंगे तो ये हमें R और S पर प्राप्त होंगे। R और S हमने बिंदु लगा लिए।
PQRS पिनों को हटाकर इस स्थान पर पेंसिल से बिंदु बनाएंगे और कांच के गुटके को भी हटा देंगे। अब हमने कांच का गुटका हटा दिया, इन पर बिंदु बना लिए। चित्र के अनुसार PQO को मिलाएंगे और OL खींचेंगे, फिर LRS को मिलाएंगे और O बिंदु पर अभिलंब NON' L बिंदु पर अभिलंब MLM' खींचेंगे। चित्र में कोण PON, कोण N-OL और कोण OLM और कोण MLS की माप कीजिए। तो अब हम कौन कौन से कोणों को नापेंगे? PON यानी कि ये वाला कोण, N-OL ये वाले कोण, M-LS ये कोण और MLO ये वाला कोण, इन चारों कोणों को हम नापेंगे। तो इससे हमें क्या ज्ञात होगा? कोण PON कोण N-OM से बड़ा है, M-OL से बड़ा है। तो इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम यानी कि वायु से सघन माध्यम यानी कि कांच में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। कोण M-LS का मान कोण OLM, तो देखते हैं कोण M-LS का मान कोण OLM के मान से अधिक है। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम यानी कि कांच से विरल माध्यम वायु में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। चलिए इसको एक प्रयोग के माध्यम से देखते हैं। देखिए बच्चों, ये एक डैशबोर्ड है, ये प्लेन पेपर, बोर्ड पेन, कुछ आल पेन्स हैं और ये कांच का गुटका। तो बच्चों हम इसके चारों ओर एक लाइन खींच लेते हैं। इसके बाद दो आल पेन्स हमने एक सीधी रेखा में इसकी गाड़ी और इसकी दूसरी साइड से हम यहां से देखते हुए उनकी सीध में दो पिन और गाड़ेंगे। अब कांच के गुटके को हटा देंगे और इन पिंस को भी निकाल देंगे। इन पर दो बिंदु बनाएंगे, ये बिंदु P, Q, R और S और इनको मिलाती हुई एक लाइन खींचेंगे। इसी प्रकार से इन दो बिंदुओं को मिलाती हुई एक लाइन खींचेंगे। इस पर हमने अभिलंब डाला और इस पर भी एक अभिलंब डाला और इन दोनों को मिला देंगे। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम यानी कि वायु से सघन माध्यम कांच में प्रवेश करती है तो अपने जो आपतित किरण है अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जाती है। इसी प्रकार जब ये कांच से पुनः वायु में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब से थोड़ा सा दूर खिसक जाती है। तो ये बच्चों प्रकाश के अपवर्तन को हमने प्रयोग के माध्यम से देखा। यदि प्रकाश की किरण कांच के गुटके पर अभिलंबवत आपतित होती है तो वह अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है, सीधी निकल जाती है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है और इसके लिए दो नियमों का पालन होता है। नंबर 1, आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब एक ही तल में होते हैं। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण
तथा अपवर्तन पृष्ठ के आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम है, किसी पारदर्शी माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या, तो जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बना है उसे बोलते हैं आपतन कोण। इसको हम साइन आई से भी इंडिकेट करते हैं। तो आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या, जिसे हम साइन आर से इंडिकेट करते हैं, इनका अनुपात नियत होता है और इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो स्नेल के नियम के अनुसार साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। चलिए कुछ और बिंदु भी जानते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण का मतलब होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। तो जो कोण 90 डिग्री का होता है तो उसकी जो लंबाई में भुजा होती है उसे लंब बोलते हैं, जो नीचे होती है इसे आधार बोलते हैं और इन दोनों को मिलाने वाली तिरछी रेखा को हम कर्ण बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज में किसी कोण के सामने की लंब भुजा तथा कर्ण का अनुपात उस कोण की ज्या साइन थीटा कहलाता है। तो इसका साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। माध्यम का अपवर्तनांक, इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे हम 1n2 अथवा 2n1 से प्रदर्शित करते हैं। अक्षर n से पूर्व लग्न में जो पहले माध्यम का प्रतीक के रूप में नाम तथा अनुलग्न में दूसरे माध्यम के प्रतीक के रूप में नाम लिखे जाते हैं। अर्थात ये जो पहला माध्यम है और ये दूसरा, यदि दूसरा ये पहला है और ये दूसरा, तो इनके प्रतीक चिन्ह हम लगाते हैं। चलिए देखते हैं एक उदाहरण। यदि प्रकाश की किरण वायु से शीशे में प्रवेश कर रही है तो वायु के सापेक्ष शीशे के अपवर्तनांक को ANG, क्योंकि वायु के लिए हम A लगाएंगे और शीशे के लिए G से प्रदर्शित करेंगे। यदि इसका उल्टा है, प्रकाश की किरण शीशे से वायु में प्रवेश कर रही है, तो इसे हम GNA से प्रदर्शित करेंगे। किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं, इसका सूत्र होगा किसी माध्यम का अपवर्तनांक, जिसे हम n से इंडिकेट करते हैं, माध्यम में प्रकाश की चाल व माध्यम में निर्वात में प्रकाश की चाल व माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर है। यदि निर्वात में प्रकाश की चाल को हम C से लिखेंगे और माध्यम में प्रकाश की चाल को V लिखेंगे, तो इसका जो निरपेक्ष अपवर्तनांक n C बटे V होगा। अपवर्तनांक एक अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं है। अपवर्तन पर निर्भर कुछ सामान्य घटनाएं। पानी में पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना। तो बच्चों, इससे पहले आपने कभी भी तालाब में या नदी में गए होंगे तो आपको मछलियां कुछ उठी हुई दिखाई देती हैं, तो यह भी अपवर्तन के ही कारण होता है। इसी प्रकार से यदि पानी में हम पेंसिल डालते हैं तो वो थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई देती है। तो चलिए इसका भी कारण जानते हैं। तो आपने देखा होगा कि जल में रखी पेंसिल का जल के अंदर का भाग टेढ़ा दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? तो प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम यानी कि जल और वायु में कौन सा सघन होगा? जल। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से थोड़ा सा दूर मुड़ जाती है। अतः पेंसिल के डूबे हुए भाग से जबकि प्रकाश की किरणें वायु में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं। फलस्वरूप चित्र में एक पेंसिल है ABC, इसकी नोक C का आभासी प्रतिबिंब हमें C' पर दिखता है और तथा जल में पेंसिल का डूबा हुआ भाग BC का प्रतिबिंब, इसका जो भाग पानी का इसमें डूबा हुआ है BC, जो कि BC' पर हमें दिखाई देता है, जिसके कारण पेंसिल बिंदु B पर मुड़ी हुई दिखाई देती है।
देखिए, वैसे पेंसिल सीधी ऐसी दिखनी चाहिए, लेकिन ये इस तरह से थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई देती है। चलिए इसको हम एक प्रयोग के माध्यम से देखते हैं। तो बच्चों देखिए, ये पेंसिल है। यदि हम इसको पानी में डालते हैं तो ये थोड़ा सा उठी हुई दिखती है। तो इसका कारण अभी हमने आपको बताया कि इससे पानी से जब वायु में इसकी किरण आ रही है तो ये थोड़ा सा अविलंब से दूर खिसक जाती हैं, जिस वजह से पेंसिल अपनी सीधी ना दिखकर थोड़ी सी ऊपर की तरफ दिखाई देती है। तालाब की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है। चलिए इसका कारण पता लगाते हैं। तालाब की पैंदी पर एक बिंदु O स्थित है। यह देखिए, ये एक तालाब है। इसकी पैंदी पर इसकी पैंदी का बिंदु O है और बिंदु O से आने वाली प्रकाश की किरणें OA तथा OB जल से होकर वायु में प्रवेश करती हैं, तो वे अभिलंब से थोड़ा सा हट जाती हैं। क्योंकि वह जल से वायु में आ रही हैं, तो सघन से यदि वो विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट जाती हैं तथा अपवर्तित होकर मार्ग AX और BX पर जाती हैं। तो ये अपवर्तित होकर AX और BX मार्ग पर जाती हैं और इनका अनुकरण करते हुए हमारे नेत्रों में प्रवेश करती हैं और इनसे ये हमें I बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। बिंदु I जल के बिंदु O का आभासी प्रतिबिंब है और बिंदु I जल की सतह से O की अपेक्षा पास है। ये देखिए, ये जल की सतह है, तो I सतह से पास है और O जल की सतह से दूर है, तो इसलिए तालाब अपनी गहराई से कम गहरा दिखाई देता है। तारों का टिमटिमाना। रात में आपने तारों को टिमटिमाते हुए तो देखा ही होगा। तो तारों की चमक रात्रि में घटती बढ़ती रहती है, जिसे हम तारों का टिमटिमाना कहते हैं। इसका कारण वायुमंडल में उपस्थित वायु के अपवर्तनांक में आकस्मिक परिवर्तन है। वायु कभी भी शांत नहीं रहती है, इसमें सदैव ठंडी और गर्म धाराएं चलती रहती हैं। इसके फलस्वरूप वायु के किसी स्थान पर वायु का अपवर्तनांक बदलता रहता है। वायुमंडल के अपवर्तनांक में आकस्मिक परिवर्तन के कारण तारे से आने वाले प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात अपने पूर्ववर्ती मार्ग से हट जाती हैं। इसके फलस्वरूप कुछ क्षणों के लिए प्रेषक की आंखों में तारे से आने वाला प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुंचता है या बहुत कम पहुंचता है। यही कारण है कि रात्रि में तारे टिमटिमाते